नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, कि वो किस प्रकार से लगान वसूलते थे, किस किस नियम के अनुसार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक युद्ध की। पता होगा कि 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। इसमें अंग्रेज थे और तीन पक्ष थे, पता ही होगा आपको। एक थे अवध के नवाब सुजाउदौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तीन थे। तो जब युद्ध में उन अंग्रेजों की जीत हुई तो उन्होंने 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। एक अवध के नवाब के साथ की थी और एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ की थी। तो मुगल शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें 26 लाख पेंशन भेजा करता था। ठीक है, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। तो वो इस जो पुरानी व्यवस्था थी भू राजस्व की वही चलने दिया। लेकिन 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आया तो उनके द्वारा इजारेदारी प्रथा लागू की। इजारेदारी मतलब एकाधिकार। तो इसमें क्या होता था कि अधिक बोली लगाने वाले को 5 वर्ष का ठेका दे दिया जाता था भू राजस्व वसूलने का। और जब इसमें अनियमितताएं आने लगी तो 1770 में इसका समय 1 वर्ष कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, जैसे कि सबसे पहला है हमारा अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। और इसके निर्माता या जनक जो बोल लीजिए वो कहे जाते हैं सर जॉन सोर को कहा जाता है। सर जॉन सोर द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो और यह जो है बंगाल, बिहार, यूपी के बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू थी, जो कि ब्रिटिश भारत का कुल 19% भूमि था। जमींदार भूमि के मालिक बने इस व्यवस्था के अंतर्गत। उन्हें कंपनी को 10/11 भाग देना पड़ता था और खुद 1/11 भाग कमीशन रखते थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि जमींदार जो है ये अमीर बन गए। और कंपनी का क्या फायदा हुआ कि कंपनी को एक ऐसा वर्ग मिल गया भारत में जो उनको हमेशा समर्थन करे। ठीक है, आप इसे याद कैसे रखेंगे तो देखिए अस्थाई, जैसे आजकल कंप्यूटर का युग है तो CS कंप्यूटर साइंस लेना ज़्यादा अस्थाई लगता है। तो यहाँ पे C स्टैंड फॉर होगा कॉर्नवालिस और S फॉर सोर, मतलब कॉर्नवालिस के द्वारा सर जॉन सोर ने। ठीक है, और इसमें सब B भी है, ट्रिपल B के। ठीक है, बंगाल बिहार बनारस और कर्नाटक, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अगली व्यवस्था जो है हमारी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में टॉमस मुनरो द्वारा लाया गया था और यह रिकॉर्डो के सिद्धांत पर आधारित था। टॉमस मुनरो जो था वो मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के साथ बम्बई, असम में भी लागू थी और यह ब्रिटिश भारत की कुल 51% भूमि पर लागू थी। रैयत का मतलब होता है, ये रैयत का मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। तो रैयत वाली व्यवस्था में किसान ही भूमि के मालिक होते थे और इन्हें कंपनी को लगान देना पड़ता था। ठीक है, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं रैयत वाली व्यवस्था? तो इसको याद रख सकते हैं आप मिस्टर MBA के द्वारा। ठीक है, मिस्टर M से मुनरो हो जाएगा। ठीक है, R फॉर रिकॉर्डो हो जाएगा और ये 3 एरिया हो जाएंगे मद्रास, बम्बई और असम। ठीक है, अगली व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं तो वो थी महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था जो थी वारेन हेस्टिंग द्वारा ही एक संशोधित व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत आप मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब आते थे और ब्रिटिश भारत की कुल 30% भूमि आती थी। ठीक है, और इसमें क्या होता था, एक महाल नियुक्त किया जाता था जिसे मुखिया भी बोलते हैं
उसके द्वारा भूमि का विभाजन किसानों में कर दिया जाता था, और किसान जो है लगान मुखिया को ही जमा करते थे, और फिर मुखिया जो है अंग्रेज को दे देते थे। ठीक है, तो महलवारी में 3 क्षेत्र थे, इसको आप याद रख सकते हैं मैप्स, MAP मैप, मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आगरा जो है यूपी का एक बनारस और आगरा था, तो आगरा जो है यूपी में आता है, यहाँ पे ताजमहल होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि महलवारी व्यवस्था आगरा में थी। ठीक है, धन्यवाद।